अगर एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना की जाए, अरब सागर की लहरों के नीचे करीब 130 फीट की गहराई में घना अंधेरा है। हाँ, वहाँ इतना अंधेरा होता है कि कुछ दिखाई ही नहीं देता। बिल्कुल वही तो। और वहां गोताखोरों की एक टीम उस धुंधले पानी में अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन करती हैं और अचानक उस कीचड़ और रेत के नीचे से एक विशाल तराशा हुआ पत्थर का ढांचा उभरता है। वाह! मतलब रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य है ये। हाँ, कोई आम चट्टान नहीं, बल्कि 90 डिग्री के एंगल पर कटा हुआ एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक आकार। एक ऐसा शहर जो आज से हजारों साल पहले बसा था, जिसकी इंजीनियरिंग शायद आज के न्यूयॉर्क या टोक्यो को भी टक्कर दे दे। और फिर वो रातों रात हमेशा के लिए समंदर में समा गया। पेपर्स, इतिहास के दस्तावेज और मरीन आर्कियोलॉजी की नई रिपोर्ट्स शामिल हैं। और ये सब एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। सही कहा। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि भगवान श्री कृष्ण के खोए हुए शहर यानी द्वारका को ढूंढने के लिए विज्ञान ने किस तरह पौराणिक कथाओं का सहारा लिया। ये सिर्फ एक शहर के डूबने की कहानी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि मरीन आर्कियोलॉजी असल में काम कैसे करती है। हाँ, और कैसे आधुनिक तकनीक उन प्राचीन दावों को सच साबित कर रही हैं। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि कितना अजीब है कि पहले लोग इसको सिर्फ एक कविता मानते थे। वही ना। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी खोज में विज्ञान और आस्था एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं। वो एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। उसके निर्माण के वक्त एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक पूरे के पूरे शहर को समंदर के बीचों बीच बसाने की जरूरत ही क्या थी। इसका जवाब हमें मथुरा के इतिहास में मिलता है। हाँ, सोर्सेज के मुताबिक जब मथुरा में कंस का वध हुआ तो उसके ससुर, जो मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध थे, उन्होंने मथुरा पर 17 बार भयानक आक्रमण किए। 17 बार! सोचिए किसी भी राज्य का क्या हाल होगा। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला देखने को मिलता है। इतिहास गवाह है कि लगातार होने वाले युद्ध किसी भी इकोनॉमी को पूरी तरह से खोखला कर देते हैं। एग्जैक्टली और एक कुशल प्रशासक के रूप में श्री कृष्ण ने यह बात समझ ली थी कि मथुरा अब भौगोलिक रूप से सुरक्षित नहीं है। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां बाहरी दुश्मन आसानी से न पहुंच सके, और यही खोज उन्हें समुद्र की तरफ ले गई। ग्रंथों में जिक्र है कि उन्होंने समुद्र देवता वरुण से 12 योजन जमीन मांगी। 12 योजन यानी आज के हिसाब से करीब 53 किलोमीटर। हाँ हाँ, 53 किलोमीटर। और फिर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने वहां एक माया नगरी बसाई। बताया जाता है कि इसमें 900 भव्य महल थे। एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी था। हाँ, ट्रेड रूट्स थे और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम भी था। इसके विशाल द्वार यानी दरवाजों की वजह से ही इसका नाम द्वारका पड़ा। लेकिन देखिए, यहीं पर मेरे दिमाग में एक बड़ा साइंटिफिक सवाल आता है। कैसा सवाल? मतलब आज के टाइम में जब हमें समुद्र पर शहर बसाना होता है, जैसे सिंगापुर अपनी जमीन बढ़ाने के लिए लैंड रिक्लेमेशन का इस्तेमाल करता है, तो क्या 5000 साल पहले इस लेवल की इंजीनियरिंग सच में थी या ये सिर्फ लेखकों की कल्पना है? देखिए, ये सवाल बहुत लाजमी है। लेकिन अगर हम प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग के डेटा को देखें, तो ये असंभव नहीं लगता। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब सिर्फ पानी में मिट्टी डालना नहीं होता है। हाँ, समुद्र की लहरें तो बहुत ताकतवर होती हैं। बिल्कुल, वो किसी भी मिट्टी को चंद घंटों में बहा ले जाएंगी। तो प्राचीन काल में इसको मुमकिन बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेक वाटर्स बनानी पड़ी होंगी। ब्रेक वाटर्स यानी विशाल लहर रोधक दीवारें। हाँ, जिससे समुंदर की लहरों की ताकत को शहर तक पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया जाए। उन्होंने विशाल पत्थरों को इंटरलॉकिंग टेक्निक से जोड़ा होगा। ओह, मतलब पत्थरों को इस तरह से काटना कि वो एक दूसरे में फंस जाएं। एग्जैक्टली, ताकि बिना सीमेंट के भी लहरों के झटकों से वो खिसके नहीं। इसके बाद उस शांत पानी वाले हिस्से में रेत और चट्टानें भरकर जमीन तैयार की गई होगी। वाओ, ये तो सच में एक मास्टर क्लास इंजीनियरिंग है। इसके लिए तो टाइड्स और ओशन करंट्स का बहुत ही एडवांस्ड मैथ पता होना चाहिए। बिल्कुल, उसके बिना तो ये नामुमकिन था। तो एक तरफ ये इतना सुरक्षित शहर बन गया जहां व्यापार अपने चरम पर है, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि बाहरी दुश्मनों से सेफ होने के बावजूद ये शहर अंदर से ही डूबने लगा। हाँ, किसी सेना ने इस पर हमला नहीं किया था। वही तो, इसके विनाश के बीज इसके भीतर ही बोले गए थे, श्राप और अहंकार के रूप में। समाजशास्त्र में एक थियरी है कि जब कोई सभ्यता लग्जरी और भौतिक सुखों के शिखर पर पहुंच जाती है, तो एक तरह का सोशल डीके शुरू हो जाता है। हाँ, और द्वारिका के साथ ठीक यही हुआ। ग्रंथों में इसके दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद
कौरवों की माता गांधारी का क्रोध था। उन्होंने अपने 100 बेटों की लाशें देखकर शाप दिया था ना। हाँ, उन्होंने कहा था कि जिस तरह उनका कुरुवंश खत्म हुआ है, उसी तरह यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा कारण है, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वो शरारत वाली घटना। बिल्कुल, जो खुद द्वारका के युवाओं की वजह से हुई। श्री कृष्ण के बेटे संभा और उसके दोस्तों ने एक बहुत ही भद्दी शरारत की। उन्होंने महान ऋषियों का मजाक उड़ाया था। हाँ, विश्वामित्र, नारद और दुर्वासा जैसे ऋषियों के सामने संभा को एक प्रेग्नेंट औरत का भेष पहनाया और फिर उनसे पूछा कि इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। और वो शरारत उन पर बहुत भारी पड़ी। ऋषियों ने जो जवाब दिया वो एक खौफनाक श्राप बन गया। उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक लोहे का पिंड यानी आयरन लंप पैदा होगा, जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और जब राजा उग्रसेन को उस लोहे के पिंड के बारे में पता चला, तो उन्होंने घबराकर उसे पीसकर समुंदर में फेंकवा दिया। हाँ, उन्हें लगा कि खतरा टल गया। लेकिन उस लोहे के चूरे को एक मछली ने निगल लिया, जिसे बाद में जरा नाम के एक शिकारी ने पकड़ा और उस लोहे से अपने लिए तीर बनाए। अब देखिए, अगर इस पूरी घटना को हम थोड़ा क्रिटिकली सोचें, तो क्या ये वाकई कोई जादू टोना या अलौकिक श्राप था? या फिर ये एक बहुत ही सादा हुआ रूपक है? एग्जैक्टली, एक मेटाफर। ये कहानी शायद ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब इंसान के पास अथाह पैसा और ताकत आ जाती है, तो वो अपने ही ज्ञानियों और बुद्धिजीवियों का मजाक उड़ाने लगता है। ये नजरिया बिल्कुल सटीक है। इतिहास में ऐसी कई सभ्यताएं हैं, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो या माया सभ्यता, जो अपने ही अहंकार से नष्ट हुई हैं। बिल्कुल। सांबा का ऋषियों का मजाक उड़ाना सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक सिम्टम था। इस बात का लक्षण कि नई पीढ़ी ने उस अनुशासन और नैतिकता को खो दिया था जिस नींव पर द्वारका खड़ी की गई थी। हाँ, गांधारी का श्राप हो या ऋषियों का, ये सब एक तरह से उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी आत्मविनाश के साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं, जो समाज में पहले से पनप रहे थे। और यही आत्मविनाश प्रभास तीर्थ में पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया। हमारे पास जो विवरण है वो बताते हैं कि यदुवंशियों में शराब का चलन बहुत बढ़ गया था। एक दिन उत्सव मनाते हुए उनके बीच किसी बात पर बहस छिड़ गई और फिर वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने आसपास उगी हुई एर का घास को उखाड़ना शुरू कर दिया, जो कि उस श्राप के प्रभाव से लोहे की छड़ों में बदल गई थी। और उसी से उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। इस भयानक नरसंहार को देखकर श्री कृष्ण गहरे सदमे में चले गए। वो सब कुछ पीछे छोड़कर जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। और तभी वो जरा शिकारी वहां से गुजरता है। हाँ, और उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर किसी हिरन जैसा लगता है और वो तीर चला देता है। और यह वही तीर था जो उस मछली के अंदर मिले लोहे से बना था। अगर इस चेन ऑफ इवेंट्स को देखा जाए ना, तो ये कर्म और नियति का एक बेहतरीन उदाहरण लगता है। वही ना, मतलब आप जिस चीज से बचने के लिए सबसे ज्यादा हाथ पैर मारते हैं, अक्सर वही चीज आपको आपके अंत तक ले जाती है, जिसे आधुनिक विज्ञान में बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। एग्जैक्टली। राजा उग्रसेन का उस लोहे को नष्ट करने का आदेश ही आखिरकार उस तीर के बनने का कारण बना। लेकिन इस कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा तो इसके तुरंत बाद आता है, जब समंदर द्वारका को निगल जाता है। हाँ, जैसे ही श्री कृष्ण इस दुनिया से विदा होते हैं, वो समंदर जिसने इस शहर को इतने सालों तक पनाह दी थी, अचानक भयानक रूप ले लेता है और पूरी नगरी को डुबो देता है। और ग्रंथों के अनुसार इसी क्षण से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए, हजारों सालों तक इस पूरी घटना को लोगों ने सिर्फ एक कविता या लोककथा ही माना। किसी ने सोचा ही नहीं कि अगर ये शहर सच में था तो इसके अवशेष भी कहीं होंगे। तो फिर ये सब पहली बार विज्ञान की कसौटी पर कैसे आया? इसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में हुई। 1930 के आसपास गुजरात के कुछ स्थानीय मछुआरों ने पानी के नीचे अपने जाल फंसने की शिकायत की। उन्हें वहां अजीब से चौकोर पत्थरों के ढांचे दिखे थे। हाँ, और इसके आधार पर हिरानंद शास्त्री नाम के एक रिसर्चर ने पहली बार उस इलाके की जांच की, लेकिन तब उनके पास जरूरी इक्विपमेंट नहीं थे। उसके बाद 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने एक ऑफिशियल मिशन किया, पर उसमें सिर्फ कुछ बर्तन और टूटी हुई मूर्तियां ही मिली। उससे ये साबित नहीं होता था कि वहां कोई पूरा शहर है। असली ब्रेक थ्रू तब मिला जब 1970 के दशक में जामनगर में एक 6वीं शताब्दी का कॉपर प्लेट मिला। अच्छा, वो राजा सिम्हादित्य वाला ताम्रपत्र। बिल्कुल।
उस कॉपर प्लेट में साफ तौर पर लिखा था कि श्री कृष्ण अरब सागर के बीच स्थित एक शहर में रहते थे। वाह, मतलब इस एक डॉक्यूमेंट ने लिटरेचर और आर्कियोलॉजी के बीच एक ब्रिज का काम किया। इसने साबित कर दिया कि ये सिर्फ हवा में गढ़ी गई कहानी नहीं है। हाँ, सदियों पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स भी इसका जिक्र कर रहे थे। और यहीं से एंट्री होती है उस इंसान की जिसने इस खोज को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव। डॉक्टर राव की कहानी तो मुझे किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती। वाकई उनका स्ट्रगल बहुत बड़ा था। मैं जब सोर्सेस पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि 1979 में जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट का बीड़ा उठाया तो सरकार ने उन्हें सिर्फ 800 रुपए का बजट दिया था। 800 रुपए, मतलब ये तो किसी मजाक जैसा लगता है। हाँ, 800 रुपए सुनकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा। मरीन आर्कियोलॉजी दुनिया के सबसे महंगे साइंसेज में से एक है। वही तो, उसमें तो बड़े जहाज चाहिए, प्रोफेशनल गोताखोर चाहिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो फिर उन्होंने ये सब अकेले किया कैसे? अक्सर इतिहास की सबसे बड़ी खोजें किसी भारी फंडिंग से नहीं, बल्कि किसी एक इंसान के जुनून से होती हैं। डॉक्टर राव ने वही किया जो एक जीनियस करता है। उन्होंने जुगाड़ लगाया। हाँ, महंगे इक्विपमेंट्स की जगह स्थानीय गोताखोरों की मदद ली। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी उनकी सोच में थी। 1983 में उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का एक बार फिर से अध्ययन किया। और उन्हें समझ आया कि जिसे लोग अब तक मुख्य द्वार का समझ रहे थे वो शायद सिर्फ एक हिस्सा था। इसलिए उन्होंने अपना फोकस बैठ द्वारका की तरफ शिफ्ट किया। बिल्कुल, उन्होंने पानी के नीचे एयरलिफ्ट्स का इस्तेमाल किया। एयरलिफ्ट्स, हाँ, वो जो पानी के नीचे चलने वाले विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं। हाँ, वही, ताकि पत्थरों को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से रेत हटाई जा सके। और उनका ये फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्हें समंदर के नीचे भारी भरकम दीवारें, महलों के आधार और पत्थर के ऐसे विशाल एंकर्स मिले जो प्राचीन जहाजों को रोकने के काम आते थे। लेकिन अफसोस कि 1990 के दशक तक आते आते पैसों की कमी के कारण ये प्रोजेक्ट लगभग ठंडे बस्ते में चला गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब 21वीं सदी आई, 2001 में इस प्रोजेक्ट को आखिरकार वो फंडिंग मिली जिसका ये हकदार था। और इंडियन नेवी ने मिलकर एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मिशन लॉन्च किया। और इस बार उनके पास 800 रुपए नहीं थे, इस बार करोड़ों का बजट था। और ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पानी के नीचे के अंधेरे को भी चीर सकती थी। और वहां से जो साइंटिफिक डेटा सामने आया ना, उसने दुनिया भर के हिस्टोरियंस को हिलाकर रख दिया। नेवी और साइंटिस्ट ने सोनार टेक और डिजिटल हाइड्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जरा इस सोनार टेक्निक को समझते हैं। समंदर के नीचे 100 फीट की गहराई में कैमरास काम नहीं करते क्योंकि वहां धूप नहीं पहुंचती। तो सोनार क्या करता है कि वो पानी में साउंड वेव्स भेजता है। हाँ, और जब वो वेव समुद्र के तल से टकराकर वापस आती हैं, तो कंप्यूटर मेजर करता है कि उन्हें वापस आने में कितना टाइम लगा। एग्जैक्टली। और इससे समंदर के नीचे का एक 3D नक्शा बन जाता है। और जब साइंटिस्ट ने वो नक्शा देखा तो उनके होश उड़ गए। बिल्कुल, नेचर कभी भी 90 डिग्री के एंगल वाले परफेक्ट चौकोर पत्थर नहीं बनाती, और ना ही प्रकृति मीलों लंबी सीधी दीवारें या ग्रिड पैटर्न वाला ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। सोनार के नक्शे में एक पूरा का पूरा सुनियोजित शहर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब वहां से मिले सैंपल्स को कार्बन डेटिंग के लिए जर्मनी और दूसरी फॉरेन लैब्स में भेजा गया। वही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी। हाँ, जब रिजल्ट्स आए तो पता चला कि कुछ लकड़ियों और आर्टिफैक्ट्स के सैंपल्स 9000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अब यहाँ आकर दिमाग थोड़ा चकरा जाता है। क्योंकि ट्रेडिशनल टाइम फ्रेम्स मैच नहीं करते। एग्जैक्टली। पारंपरिक तौर पर द्वापर युग या महाभारत का समय लगभग 5000 साल पहले का माना जाता है। तो फिर ये 9000 साल का क्या चक्कर है? क्या इतिहास हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुराना है? देखिए, ये आज भी आर्कियोलॉजी की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। इसको समझने के लिए हमें कार्बन डेटिंग की लिमिटेशंस को देखना होगा। कार्बन डेटिंग किसी पत्थर की उम्र नहीं बता सकती। वो सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों की उम्र बताती है, जैसे लकड़ी या हड्डियां। हाँ, तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो लकड़ी 9000 साल पुरानी निकली वो शायद किसी पुराने जंगल या पिछली सभ्यता का हिस्सा रही होगी, जिस पर बाद में यादववंशियों ने अपना शहर बसाया। ओह, मतलब एक शहर के ऊपर दूसरा शहर? बिल्कुल, इसको लेयर्ड सिटी थ्योरी कहते हैं। इसके अलावा जियोलॉजिस्ट का एक और बहुत ही मजेदार सिद्धांत है। वो ग्रंथों में लिखी उस रातों रात शहर डूबने वाली घटना को विज्ञान की नजर से देखते हैं।
आज से लगभग 9-10 हजार साल पहले आइस एज यानी हिमयुग का अंत हो रहा था। बर्फ पिघलने से सी लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था। हाँ, और इसके साथ ही गुजरात का वो हिस्सा जैसे गल्फ ऑफ खंबात और कच्छ, वो भूकंप के लिहाज से बहुत सेंसिटिव हैं। वहाँ साइज्मिकली एक्टिव जोन्स हैं। तो क्या वहां कोई भयानक भूकंप आया होगा? बहुत संभव है। एक भयानक भूकंप के कारण सॉइल लिक्विफैक्शन हो सकता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें तेज झटकों की वजह से जमीन के नीचे की मिट्टी अचानक लिक्विड की तरह बिहेव करने लगती है। बाप रे! अगर ऐसा हुआ होगा तो पूरा का पूरा शहर कुछ ही घंटों में सीधे समुंदर की तलहटी में धंस गया होगा। एग्जैक्टली। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्रंथों में बताया गया है कि समुद्र ने शहर को निगल लिया। वाह! मतलब ये देखना वाकई हैरतअंगेज है कि कैसे हजारों साल पुरानी एक कविता या कथा की हर लाइन आधुनिक जियोलॉजी और मरीन आर्कियोलॉजी के सांचे में एकदम फिट बैठ रही है। और इस खोज का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। अगर हम ध्यान दें तो अभी हाल ही में 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने खुद अरब सागर में गहरे पानी के नीचे गोता लगाया और उस प्राचीन स्थल पर मोर पंख अर्पित किए। ये कोई साधारण बात नहीं थी। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा इतिहास सिर्फ किसी म्यूजियम में रखी कोई पुरानी चीज नहीं है। वो आज भी लोगों की भावनाओं, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और उनके वर्तमान के साथ धड़क रहा है। ये हमें ये भी सिखाता है कि जिसे हम आधुनिकता समझते हैं, वो शायद बस एक चक्र का हिस्सा है। प्राचीन भारत के पास जो इंजीनियरिंग, ओशियानोग्राफी और टाउन प्लानिंग की समझ थी, आज का विज्ञान उसको सिर्फ डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम एक निष्कर्ष पर लाएं तो ये बहुत साफ हो जाता है कि विज्ञान और आस्था हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार जो चीजें हमें सिर्फ दादी नानी की काल्पनिक कहानियां लगती हैं, उनके भीतर इतिहास का एक ठोस और साइंटिफिक सच छुपा होता है। जरूरत बस इस बात की है कि हम उन कहानियों को खारिज करने के बजाय सही तकनीक और सही नजरिए के साथ उन्हें खंगालने की हिम्मत करें, जैसे डॉक्टर एस.आर. राव ने किया था। हाँ, और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी खोज है, अपनी जड़ों को वापस पाना और ये मानना कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो सकते थे। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो शायद बहुत से लोगों के दिमाग में इस वक्त कौंधरा होगा। आज हमने उस भव्य शहर के बारे में जाना जो 130 फीट पानी के नीचे मिल गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर द्वारका, जिसे कभी सिर्फ एक मिथ माना जाता था, वो सच में मौजूद है, तो दुनिया भर के महासागरों के उस गहरे अंधेरे में और क्या-क्या छिपा होगा। पता नहीं कितने ऐसे रहस्य अभी भी दफन है। अटलांटिस से लेके बाबिलोन तक ऐसे कितने काल्पनिक शहर और कितनी उन्नत सभ्यताएं हैं जो बस एक सही सोनार मशीन, एक सही गोताखोर और किसी सिर फिरे खोजकर्ता के इंतजार में आज भी खामोशी से सो रही हैं। हो सकता है कल की कोई नई खोज हमारे इतिहास की पूरी किताब को ही दोबारा लिखने पर मजबूर कर दे।